was all from me. थैंक यू वेरी मच जलील साहब. मुनव्वर शाह साहब थोड़ा देर से हम ज्वाइन किया था, तो मुनव्वर साहब हम आपको भी वेलकम कहते हैं. और आपके आने से पहले हम इसका जो वेबिनार है, इसका जो फॉर्मेट है वो डिसाइड कर रहे थे. हम उसको 10 मिनट पहले देंगे, 10 मिनट सबको दोस्तों को देंगे, और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जो है वो इकट्ठा से शुरू कर लेंगे. तो अब मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा बहराम बलोच साहब से कि उनका जो एक्सपीरियंस है राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से बलूचिस्तान में, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें. थैंक यू सर. देखिए जैसे ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि जी पहला जो जनरेशन था या पाकिस्तान में पहला जो ला था वो बलूचिस्तान में जिस तरह आया है वो आप सबको पता है कि किनके डिमांड पर ये चीज़ किया गया, ठीक है ना. और बलूचिस्तान हमेशा से टेस्टिंग पैड या लॉन्चिंग पैड रहा है हर चीज़ के हवाले से. तो वो तो उन्होंने कर दिया था और एक कानून बन गया, लेकिन और उसका भी मैं हिस्सा था इत्तेफाकन. और आज तक जितने चीज़ें हुए हैं मैं उनका हिस्सा हूँ इस हवाले से. और लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो शायद आप लोग के इल्म में होगा, लेकिन इसको एक दफ़ा फिर मैं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, रिपीट कर लूँ कि हम लास्ट नवंबर दिसंबर में ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट डील कर रहा है इस चीज़ को. सेक्रेटरी साहब से मिले थे, और यहाँ जो है ना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को लियाकत शाहवानी देख रहे जो स्पोकमैन है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के. तो उन्होंने हमें बताया था, और बाद में हमने वो लॉ खुद अपने आंखों से भी देखा था जिस पर काम हो रहा था. वो लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया था. उसमें छोटे मोटे जो मसले मसाइल गवर्नमेंट के इशू होते हैं उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया था. और उन्होंने कहा था कि जी आज से मैं अगर गलत नहीं हो नवंबर की अगर हम बात करें, जून ख़त्म हो गया, कुछ 7-8 महीने हो गए, कि नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम इसको प्रेजेंट करेंगे. और वो ट्विटर पर भी उनका ये मौजूद है लियाकत शाहवानी का. सब कुछ हुए हैं, लेकिन अभी तक वो उधरी रुका हुआ है. उसका जो मैं जिस मीडिया के हवाले से जो इशू देख रहा हूँ, सबसे बड़ा मसला जो है गुड गवर्नेंस के हवाले से है. कि अगर गुड गवर्नेंस होता तो ये इतना बड़ा इशू नहीं था. अगर हम पॉइनियर थे तो सेकंड फेज़ में भी हमें पॉइनियर होना चाहिए था. और बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात और चीज़ें चल रहे हैं, हो सकता है कि उसके वजह से भी उसको आगे आने नहीं दिया जा रहा है ला को बनाने के हवाले से. और ये ला जो है ना, कभी कहते जी हम इसका डायरेक्टरेट बनाएंगे, कभी कहते जी हम कमिश्नरेट बनाएंगे. और जो है पिछला जो ला था उस पर भी सिर्फ मंजूर किया गया था, उस पर कोई भी सच कोई काम नहीं हुआ है. और उसका कोई सच मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं था. जिस तरह था वो लॉ आप सब दोस्तों ने स्टडी किया हुआ होगा कि जी उसमें जो है ना आप दे सकते थे, जिसका कंप्लेंट था उसको तो आप जुर्माना नहीं जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट था उसको तो जुर्माना मेंशन नहीं था. और जो कंप्लेंटर था, यानी अगर मैं कुछ लिख कर देता था, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा था, मुझ पर जुर्माना मौजूद था. और बाद में उन्होंने कहा था कि जी हर महकमे में उसका जो है ना एक इंफॉर्मेशन डेस्क होगा, डिस्प्ले होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं किया गया है. इस पे 2 मीटिंग्स भी हुए हैं. इसमें पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी मैं ये पूरे जो है पिछले 2 से 3 साल का जिक्र कर रहा हूँ. पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी इनकी मीटिंग्स हुए हैं, लेकिन मतलब लॉ तैयार है, पड़ा हुआ है. उसको जो है ना कैबिनेट के परसों भी मीटिंग हुआ है. खैर वो तो बजट मीटिंग था, लेकिन उस दिन से लेकर ये मौजूदा हुकूमत जो है ना, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाही गवर्नमेंट हो, हम बात बलूचिस्तान की कर रहे हैं, ये भी तकरीबन हर हफ्ते में एक मीटिंग करते हैं. लेकिन RTI लॉ का जो लेटेस्ट शक्ल है उस पर उनको लाने क्यों नहीं छोड़ रहा है, ये हम लोगों ने जहाँ तक सोचा, हमें तो तसल्ली देकर कह रहे थे कि जी अगले मीटिंग में होगा, लेकिन वो जो है किस वजह से नहीं छोड़ रहा है वो समझ से बालातर है. अगर ये मौजूद होता मौजूदा सूरत हाल में, कोविड-19 का जो इशू बलूचिस्तान के शहरी फेस कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है, डेटा सही सामने नहीं आ रहा है. और जिसके वजह से आप देखें अभी जो बजट बलूचिस्तान में 20-21 का ख़त्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर FY 2021 का, उसमें अभी भी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर
पोस्ट शेयर हो रहे कि जी 55 करोड़ टफ टाइल्स पर लगा दिए गए, बाकी ये चीज़ें, यही एक कानून ना होने के वजह से जो है वो शहरी और गवर्नमेंट के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है। कल रात को हम लोग एक वेबिनार में थे, उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस साहब मौजूद थे और वो यही उन्होंने मतलब इस तरह कहा कि जी चीज़ें सही तरीके से आगे नहीं आ रही है। तो मैंने उनको कहा कि सर, उन्होंने गवर्नमेंट के एंड पर कहा कि आवाम को हम जो अच्छा काम करते वो नहीं आते, जो ख़राब काम है वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। तो मैंने कहा सर इसका मेरे ख्याल में इससे जो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल है वो यही है कि यहाँ जो है ना एक तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया गया है, और उसका मेन वजह यह है कि हमारे पास RTI लॉ लेटेस्ट फॉर्म में मौजूद नहीं है, और बाकी सुबह जिन्होंने हमसे बाद में बनाया था उन पर वक्तन काम होता गया है और हमारा उसी तरह पड़ा हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच बहरान साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और मेरा ख्याल है कि बड़े एक अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया आपने कि कम से कम सूबों की हद तक बलूचिस्तान जो है वो पायनियर था। बलूचिस्तान ने लीड ली तमाम सूबों से में से, और 2005 में ही इन्होंने बलूचिस्तान ने FOI जो लॉ है उसको नाफिज कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर बाकी सूबों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपने अपने लॉ को रिविजिट किया, और उन्होंने यही ख्याल किया कि बहुत ज़रूरत है कि इस लॉ को चेंज किया जाए, क्योंकि ये लॉ स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है और इसको यूज़ करते हुए सिटीजन्स हैं वो इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। तो वो सिंध ने भी उसको रिप्लेस कर लिया। फेडरल गवर्नमेंट के पास भी पुराना लॉ था, वो भी रिप्लेस कर लिया। मेरे ख्याल हमारे सारे दोस्तों को, पार्टिसिपेंट्स को पता होगा कि जो फेडरल ऑर्डिनेंस आया है 2002 में, और फिर उसी का ऑलमोस्ट रेप्लिका सिंध और बलूचिस्तान ने 2005 में और सिंध ने 2006 में उसको इनेक्ट कर लिया था अपने अपने सूबे में। लेकिन फिर ज़ाहिर है पंजाब और KP में वो उस तरह से जिनको जलील ला KP में तो वो फर्स्ट जनरेशन लॉ नहीं आए, लेकिन उन्होंने सीधा ही अच्छे स्ट्रॉन्ग RTA लॉ जो है 2013 में जो है इम्प्लीमेंट किए। लेकिन बलूचिस्तान का लॉ अभी तक वहीं पे पड़ा है, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स हुई हैं बलूचिस्तान में नया लॉ लाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई हैं। तो आज का जो सेमिनार है और ये एक पूरी एडवोकेसी कैंपेन है, उसका भी मकसद ये है कि हम देखें कि कमियां कहाँ रह गई थी, कमजोरियां कहाँ रह गई थी सिविल सोसाइटी की तरफ से, और क्या तरीके अख्तियार किए जा सकते हैं कि ये लॉ जो है वो हम रिप्लेस कर पाए नए लॉ के साथ। और हमें खुशी भी ये भी है कि यहाँ पे तकरीबन सारे ही वक्फा फिक्र के लोग शामिल हैं इस पैनलिस्ट में। सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी भी है, लॉयर्स की और ह्यूमन राइट्स के जो नुमाइंदे हैं उनकी भी नुमाइंदगी है, पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी है, और साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी भी नुमाइंदगी है। तो एक डिफरेंट व्यूज और वैरायटी ऑफ व्यूज जो हैं वो हमें इंशाल्लाह आज के सेमिनार में सुनने को मिलेंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमरुन निसार साहिबा से कि वो अपने जो उनका एक्सपीरियंसेस रहे हैं बाय यूजिंग द RTA लॉ, और अगर वो समझती हैं कि जो मौजूदा लॉ है उसमें क्या कमजोरी है तो वो हमें करें ताकि हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरे ख्याल में? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा आमिर साहब, सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करूंगी बात को। 10 मिनट है मेरे पास बात करने के लिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो बाद में अमेंडमेंट आई है 19A की, वो आपको एक्सेस देता है कि आपका बीइंग ए सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो आपकी सिक्योरिटी को लेकर हैं या आपकी फाइनेंशियल को लेकर हैं, कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान में, या आप जनरल भी कह लें, कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है हमें इस लॉ के होते हुए भी कि लोगों को इवन ये पता ही नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, कि हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां आपके साथ कोई रॉन्ग होता है वहीं आपका कोई राइट अक्योर होता है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि मेरा अगर कोई रॉन्ग भी मेरे अगेंस्ट कमिट होता है तो मेरा कोई राइट है,
मुझे कहाँ जाना है, कौन से फोरम को अप्रोच करना है, जब लोगों को ये पता ही नहीं है, इसी वजह से हमारा ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ है बलूचिस्तान का, वो वीक रह गया है। क्योंकि अगर लोगों को इस बात का एहसास होता तो बहुत पहले एडवोकेसी कैंपेन्स भी होती, लोग बाहर भी निकलते और अपने इस राइट को लेने के लिए काम भी करते। मैं यहाँ पर एक छोटा-सा एनालिसिस करना चाहूँगी, या आप कंपैरेटिव स्टडी उसको कह लें, कि जो बलूचिस्तान का राइट टू इन्फॉर्मेशन है और जो दूसरे सूबों के राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यहाँ डिफरेंस क्या है। बीइंग अ लॉयर मुझे यही ज़्यादा अच्छा और फिजिबल लगा कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँ कि लॉ वीक है, वीक कहाँ पर है और दूसरे सूबे हम पे बाजी किस सूरत में ले गए हैं। ये सबसे पहले इसके 3 प्रिंसिपल है राइट टू इन्फॉर्मेशन की। अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है और रूल ऑफ लॉ हम इसको कहेंगे। ये मैटर क्यों करता है आपके लिए? ये एंटी करप्शन टूल भी है, डेमोक्राटाइजेशन इन्फॉर्मेशन भी है, जर्नलिस्ट के लिए हेल्पफुल है, डेमोक्रेसी के लिए आपका गार्डियन है और अकाउंटेबिलिटी के लिए आपका एक वेपन है और ये आपकी ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। आरटीआई लॉ जो पाकिस्तान में अभी एग्जिस्ट करते हैं, द राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन 2017, केपी राइट टू इन्फॉर्मेशन 2013, केपी पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013, द सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2016, बलूचिस्तान फ्रीडम इन्फॉर्मेशन एक्ट 2006। गुड एंड बैड लॉज हम इसमें क्या डिफरेंस कैसे करते हैं? केपी और सिंध में है, लॉ इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम डिस्क्लोजर विद क्लैरिटी एंड नैरोली ड्रॉन एग्जेम्पशंस। बलूचिस्तान में ये चीज नीदर प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर और कोई हार्म लिस्ट इसमें प्रोवाइड ही नहीं की गई आपको। कॉस्ट इफेक्टिव की हम बात करते हैं, पंजाब में आप सर्टन फी पे करते हैं, 20 पेजेस आरएस फॉर एक्स्ट्रा पेजेस आपको ईच पे करने पड़ते हैं। केपी में भी इसी तरह है। बलूचिस्तान में ये जो है कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रखा गया है कि 50 रुपए हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और अगर आपने 20 पेजेस से ज्यादा हैं तो उसके लिए आपको सर्टन एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, और फेडरल में कॉस्ट में भी चेंज्ड और फोटोकॉपीज के हिसाब से। स्पीडी एंड इजी एक्सेस कैसे हम इसको देखते हैं दूसरे सूबों के साथ बलूचिस्तान के कंपैरिजन में। फेडरल लॉ जो कहता है कि अगर कोई आपके पास कंप्लेन आती है या आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है किसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप 10 वर्किंग डेज में आप उनको रिप्लाई करेंगे। लेकिन अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी इसमें इन्वॉल्व है तो आप 3 दिन में पाबंद हैं कि आप उनको रिप्लाई करेंगे। केपी में 10 वर्किंग डेज में आपने उनको रिप्लाई करना है, लेकिन अगर किसी लाइफ लिबर्टी इन्वॉल्व है तो आपने 2 दिन में नेसेसरली आपने उनको रिप्लाई करना है। पंजाब में 14 वर्किंग डेज हैं आप नॉर्मल रिप्लाई के लिए, लेकिन अगर लाइफ और लिबर्टी एट थ्रेट है या इन्वॉल्व है तो आपने उसको 2 दिन में रिप्लाई करना है। बलूचिस्तान में देखें आप, बलूचिस्तान में 21 वर्किंग डेज में आपने उनको रिप्लाई करना है। अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी भी इन्वॉल्व है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आप उसी 21 दिन में जवाब देने के लिए पाबंद है। पेनाल्टी क्या होगी? सूबों का हम कंपैरिजन करते हैं, अगर रिफ्यूज करते हैं या कोई रॉन्ग कमिट करते हैं उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट, पंजाब में 2 डेज की सैलरी अगेंस्ट 1 डिले अप टू आरएस 50 रुपीज कटेगी। केपी में 250 रुपीज जो हैं वो पर डे के हिसाब से कटेंगे। सिंध में 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ये बड़ा अच्छा फीचर है क्योंकि यहाँ फिर आकर आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। वो जो जिस बंदे के एप्लीकेशन दी हुई है उसको जब ये डर होता है कि मेरी सैलरी कटेगी तो वो डेफिनेटली आपको, वो थोड़ा उनको डर होता है कि हमने रिप्लाई उनको जल्दी करना है। फेडरल में 1 डे सैलरी अप टू 100 डेज उनकी कटेगी, और बलूचिस्तान में कोई पेनल्टी नहीं है अगर वो उनको 21 डेज में भी रिप्लाई नहीं करते तो। ये चीजें हैं, इसमें हमें इसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ, देखिए यहाँ पर हमारे ऐसे होता है कि अक्सर रिकॉर्ड जल जाते हैं, हम कहते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका हम कैसे आपको प्रोवाइड करें, रिकॉर्ड जल गया है हमसे, उसको कैसे देखें। पंजाब में अगर रिकॉर्ड जलता है तो 2 साल की जेल होगी और 10,000 आपको जुर्माना होगा, या दोनों होंगे। केपी में अप टू जेल 2 ईयर होगी आपको और 15,000 आपको फाइन हो सकता है। सिंध में आपको 2 साल की कैद होगी और आपका 10,000 आप पे फाइन लगेगा। बलूचिस्तान में जेल अप टू 2 ईयर, फाइन और बोथ ये मच क्लियर नहीं है कि कितना फाइन होगा और उसकी पेनल्टी कैसे इंपोज की जाएगी। फेडरल में जेल 2 साल की है और 10,000 जुर्माना है आपका। अब मेंटेनेंस रिकॉर्ड की कैसे होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है और आप डिजिटल दौर को आप कंप्यूटर में कैद करके रखते हैं जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। पंजाब में मेंटेनेंस
جو ہے ریکارڈ کی وہ الیکٹرانک فارم میں ہوگی, KP میں الیکٹرانک فارم میں ہوگی, سندھ میں الیکٹرانک فارم میں ہوگی, بلوچستان میں مینٹیننس آف ریکارڈ ناٹ نیسیسرلی الیکٹرانک. جہاں دیکھ لیں کہ جہاں آپ کا ریکارڈ جل جائے, اس کے ساتھ ساری انفارمیشن آپ کی ڈسٹروائے ہو جائے, تب بھی کوئی فرق آپ کو نہیں پڑتا. اور سب سے امپورٹنٹ بات, آج کل ہم بات کرتے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹیز کی, کہ ان کے لیے آپ نے ایکسیس کیسے رکھی ہے, اور ایک ایکسیس آپ کی انفارمیشن تک بھی ہوتی ہے کہ آپ ان کو اس میں کیسے ڈیل کرتے ہیں. پنجاب کا جو لا ہے وہ الٹریٹ اور دوسرے لوگ ڈسیبل جو لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. KP کا لا انفارمیشن جو ہے وہ بھی الٹریٹ لوگوں کو اور پرسن ود ڈسیبلٹیز کو سپورٹ کرتا ہے. سندھ میں بھی کوئی پروویژن نہیں ہے, اور بلوچستان میں فیسیلیٹیشن مینشن بٹ ناٹ ڈیٹیلڈ, کیونکہ یہ ایسے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کو ایک ڈیٹیل لیجسلیشن وہ کلیئرلی دینی پڑتی ہے اپنے اس میں چیزوں میں. پینالٹی فار اپلیکانٹ, دیکھیں جہاں پر اگر لوگوں کو باؤنڈ کرنے کی بات کی گئی ہے رائٹ ٹو انفارمیشن میں کہ آپ نے ان کو انفارمیشن دینی ہے, تو جہاں پر اگر اپلیکیشن کوئی دیتا ہے تو ان کے لیے بھی انہوں نے چیزیں اسپیسیفائی کی ہیں. پینالٹی فار سیکنگ, نو پینالٹی فار سیکنگ انفارمیشن پنجاب میں, فیڈرل میں بھی نہیں ہے. KP میں اس کو ایون انہوں نے کریمنل ایکٹ بنا دیا ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن لیتا ہے اور وہ میلافائڈلی پرپز کے لیے اس کو یوز کرتا ہے تو اس کے لیے پینالٹی رکھی گئی ہے. سندھ میں اٹس کرمنل آفینس ٹو سیک انفارمیشن فار میلافائڈ پرپز. بلوچستان میں RS 10,000 اس میں جو ہے وہ فائن بھی دیا گیا ہے. ایز اے ہول اگر آپ اس کو دیکھیں تو بلوچستان کا جو لا ہے وہ بہت ویک ہے, اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے. اس لا کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا جرنلزم جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا سورس ہوتا ہے آپ کا انفارمیشن کے لیے. آپ کے جو نیو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اگر کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں پبلک انٹرسٹ کی, جیسے بجٹ سے پہلے آنے والی چیزیں ہو گئیں یا پری بجٹ کوئی پلاننگ ہو گئی, فنڈز کے ایلوکیشن کی بات ہو گئی, تو یہ بہت کم لوگ اس تک پہنچ پاتے ہیں. ہمارے صحافی حضرات میں سے موسٹلی جو لوگ ہیں وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں. تو میرا یہ ایک چھوٹا سا انالیسس تھا کہ ہم اس میں ایڈوکیسی کمپین چلانی چاہیے. رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے آپ کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو آپ کو اس کو پروپوگیٹ کرنے کی, اس پہ بات کرنے کی, لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ٹو بی ویری فرینک میں ایک بات کرنا چاہوں گی, جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کن کی ہوتی ہے؟ جو آپ کے پبلک سروینٹس ہوتے ہیں, جو آپ کی بیوروکریسی ہوتی ہے, جو آپ کی انتظامیہ ہوتی ہے. تو اگر لوگوں کو رائٹ ٹو انفارمیشن ملتا ہے اور وہ آپ کا لا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل کر کے لوگوں کے سامنے ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے, تو سب سے زیادہ نقصان میرے خیال میں انہی لوگوں کو ہوگا جو کرپشن کرتے ہیں, جو انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, وہ مانیٹری ہوں یا وہ انفرنجمنٹ آف رائٹ ہو, جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی انفرنجمنٹ ہو. ان چیزوں کو تو ڈیفینیٹلی وہی لوگ میرے خیال میں اس لا کو بننے نہیں دیں گے. میں تو چاہوں گی بنے, کیونکہ میں چاہوں گی کہ مجھے انفارمیشن ملے, لیکن وہ لوگ اس لا کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے جو نہیں چاہتے کہ یہ لا بنے. اور سب سے بڑی بات, جب یہ لا اسمبلی میں جائے گا, اگر ایک نیا بل آتا ہے تو بڑی مشکل بات لگتی ہے, کیونکہ سوری ٹو سے اسحاق صاحب بھی اس میں موجود ہیں, میں کسی کے بارے میں وہ نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن ہمارے پولیٹیشینس کی جو کرپشن کی اتنی بڑی بڑی داستانیں ہیں, وہ میرے خیال میں لوگ ان پہ بھی بات کرنا چاہیں گے, ان کے بارے میں بھی انفارمیشن دینا چاہیں گے, ان کو اکاؤنٹیبل کریں گے. تو اسمبلی میں جا کے یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں, جہاں ان کو پیس آف لیجسلیشن بننا ہوتا ہے. تو وہ لیجسلیٹرز جو پولیٹیشینس بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ کینڈی ناراض مت ہوئیے گا, تو وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں چائلڈ میرجز ایکٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں بن پایا, 3 دفعہ اسمبلی سے واپس آیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, مجھے بڑے تسلی اور سکون سے سنا. اوور ٹو یو عامر صاحب, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ کمر نثار صاحب. میرا خیال ہے کہ بڑے مختصر وقت میں آپ نے ایک پورا سرجری کر دی, پوسٹ مارٹم کر دیا بلوچستان کے لا کا. آپ نے جو کاسٹ آف گیٹنگ انفارمیشن ہے اس کی طرف اشارہ کیا. آپ نے جو نمبر آف ڈیز جو ہے وہ اس کا کمپیریزن کیا دوسرے لاز کے ساتھ, کہ دوسرے لاز میں جو نمبر آف ڈیز فار پرووائڈنگ انفارمیشن ہیں وہ کم ہیں, بلوچستان میں بہت زیادہ ہیں. آپ نے پینلٹی کلاس کی بات کی کہ پینلٹی جو ہے وہ دوسرے لاز میں موجود ہے ان پبلک انفارمیشن آفیسرز کو جو ولفلی ڈینائی کریں انفارمیشن سٹیزنس کو. پھر آپ نے انٹینشنلی ڈسٹرائنگ آف دا ریکارڈ کی بات کی, آپ نے مینٹیننس آف ریکارڈ کی بات کی, اور آپ نے اشارہ کیا کہ الیکٹرانکلی جو ریکارڈ ہے اس کو سیو کرنا بہت ضروری ہے.
بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. پھر آپ نے PWDs کی اور الٹریٹ لوگوں کی بات کی کہ یہ لا جو ہے ان کو کوئی خاص سہولت نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح اشارہ کیا. میں یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. یہ جو فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن لا کی ہم بات کر رہے تھے, تو میرے خیال سیکنڈ جنریشن لا کی ایک اہم جو کلاس ہے وہ پروڈکٹیو ڈسکلوجر کی کلاس ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ڈسکلوز کر دے سٹیزنز کو, اور سٹیزن کو کوئی خاص محنت کرنی ہی نہ پڑے انفارمیشن کو لینے کے لیے, یعنی سٹیزن کو ریکویسٹ ہی نہ ڈالنی پڑے. انفارمیشن ساری کی ساری پہلے ہی جو ہے وہ پبلک ڈومین میں اویلیبل ہو. تو جتنے ہمارے سیکنڈ جنریشن کے لا ہیں باقی صوبوں میں جو امپلیمنٹ ہیں اس وقت, جیسے سرحد ہے, KP ہے, جیسے پنجاب ہے یا سندھ ہے, ان سارے لاز میں بڑی اسٹرانگ پروڈکٹیو ڈسکلوجر کی کلاس موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے جو کرنٹ جو لا ہے بلوچستان میں, اس میں پروڈکٹیو ڈسکلوجر کی کلاس جو ہے وہ بھی موجود نہیں. بہرحال میں اب ریکویسٹ کروں گا جلیلہ حیدر سے. سر یہاں پر ایک ریکویسٹ ہے, ہاں اگر پینلسٹ اپنا کیمرہ آن کرے تو ہمیں اسکرین شاٹ لینے میں آسانی ہوگی, کیونکہ بعض پینلسٹ کے کیمرے آف ہیں تو ان کی پکچرز نہیں آ رہی. اگر ان کو کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ اپنا کر سکتے ہیں. پارٹیسپینٹس کے لیے جب ہم کوسچن آنسر سیشن شروع کریں گے تو پارٹیسپینٹس کین جوائن کوسچن آنسر سیشن ان 2 ways. آپ کوسچن لکھ کے بھی ہم جا سکتے ہیں, نیچے آپ کو سہولت موجود ہے کوسچن آنسر کی, اور دوسرا یہ کہ آپ اپنا ہاتھ بھی کھڑا کر سکتے ہیں, ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں آپ کے پاس سہولتیں موجود ہیں. آپ جس طرح بھی چاہیں, جس طرح کمفرٹیبل لگے آپ کو, آپ وہ چینل یوز کر لیں. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت نجمہ نواز صاحبہ کا جو ہے وہ کھڑا ہے. ہم آپ کو جو ہے جب کوسچن آنسر سیشن ہوگا تو اس پر آپ کو بولنے دینے کا موقع. تو اوور ٹو جلیلہ حیدر. Thank you, CPDI for this session. Actually, right to information جو بلوچستان میں ہے ایز اے لائر اور پھر ایز اے ایکٹیوسٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ صرف اداروں کے کرپشن تک محدود نہیں. ہمارے ہاں جو ہم لارجر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں, اور پھر یہ جو لیکونا ہے ہمارے لا میں, اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ انٹر ریلیٹڈ ہے. اور یہ ایک پارلیمنٹیرینس اور پھر کہ ڈیلیبریٹلی جو کمپیریٹیولی جو اگنورینس ہمیں نظر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا پاکستان, وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس سے ریلیٹڈ جتنے بھی. مائک آف کر دو, گہرا گہرا سانس لے رہا ہے, اٹس اریٹیٹنگ می. کوئی ہے جن کا مائک آن ہے؟ کسی کا مائک آن ہے, وہ گہرے گہرے سانس لے رہے. سو اٹس لائک اچھا, تو بیسکلی ڈاکٹر اسحاق صاحب کا آن تھا, وہ میں نے آف کر دیا. بلوچستان میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو ہم پرسپیکٹو اوور آل دیکھتے ہیں, ریسنٹلی میں اور بہرام بھی تھے جب ہماری پارلیمنٹیرین سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان جو ہے, پیس اینڈ جسٹس نیٹ ورک جو ہے, ان کے ساتھ میں خود ان کا بلوچستان میں کنسلٹنسی کرتی ہوں. تو ہم لوگ گئے تھے جو سیکٹری ہے انفارمیشن کے ان کے پاس, اور ان سے ہم نے جو ریسنٹ جو اپڈیٹڈ جو ڈاکومنٹ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیجسلیشن کا, وہ مانگا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی الماری میں رکھا ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا وہ بندہ نہیں ہے, اس کے پاس چابی نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں جو ڈریگنگ پوزیشن ہوتا ہے, اس سے فیل ہوتا ہے کہ نو بڈی از انٹرسٹڈ. اور اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, تو اوور آل اٹس لائک دی پروٹیکشن آف دا سٹیزن. ان کی رائٹس جو ہر طرح سے انفرنج ہو رہی ہے اوور آل جو بلوچستان کے پرسپیکٹو میں, اس میں کوئی نہیں چاہتا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہو. مثال کے طور پہ ایز اے ہیومن رائٹس لائر, اگر کوئی شخص ڈس اپیئر ہو جاتا ہے
तो मैं या जो है वो किसी कस्टडी में होगा किसी के, और वो इदारा जो है हमसे उसके बाबत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। अगर ये लॉ आता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत तो वो बाउंड हो जाएंगे कि वो मुझे मालूमात दे, उस शख्स तक रसाई दे। इसलिए जो है ये कानून जो है वो हर शक्ल में, मतलब चाहे वो बेसिक ह्यूमन राइट्स जहाँ पर किसी के जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ है वो हो, या फिर हमारा लार्जर पर्सपेक्टिव, चाहे वो हमारा बजट हो, चाहे हमारा जो इकोनॉमी का जो अभी आजकल जो अप एंड डाउन चल रहा है वो हो, ये सब जो है उसमें आ जाता है। जैसा कि राइट टू इंफॉर्मेशन पे इवन आई आस्क्ड हमारा जो वज़ीर इत्तलात है, तर्जुमान हुकूमत है, उनसे कहा कि मुझे बताएं कि पीएसडीपी में जो है रिसेंटली ख़वातीन के डेवलपमेंट में आपने कितने बजट रखे हैं बिफोर द कि ये बजट अप्रूव हो। दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड मी, वो इस पर बात नहीं करते कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि एज अ फेमिनिस्ट फिर हम शोर उठाएंगे। लास्ट टाइम भी पीएसडीपी में बलूचिस्तान के लिए सिर्फ 0 पॉइंट समथिंग खवातीन के लिए रखा गया, यानी कि खवातीन एग्जिस्ट 1% भी नहीं करती। उनकी डेवलपमेंट, उनकी जो तरक्की, उनका तालीम, उनका जो हालांकि 50% की आबादी में अगर आप उनको 0% भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं उनके एग्जिस्टेंस को, तो इससे पता चलता है कि ये कितना मेलाफाइडी ये जो चीजें लॉस या फिर बजट पास करते हैं ये कितना खतरनाक है। मैं आपको बताऊं, मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आया था, और आप यकीन करें मैं वजारत दाखिला तक, जो हमारा मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है बलूचिस्तान का, उन तक गई। मैंने कहा मुझे बताया कि मेरा नाम किसने ईसीएल में डाला, कौन सा इदारा है, और दूसरा जो है आपने किस अथॉरिटी के तहत जो है मुझे मेरा फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उससे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ही हैड नो क्लू, नो इंफॉर्मेशन, कि उसके अपने पास भी मालूमात नहीं था कि मेरा नाम किन लोगों ने डाला है और क्यों डाला है, कब डाला है। सो आप देखिए कि एक डमी जो हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, लॉ मेकर्स आते हैं, जब उनको ही कुछ नहीं पता होता, जब उनको ही नहीं पता कि सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, उनके अपने दायरे इख्तियार में क्या है, तो वो क्यों कर इंटरेस्टेड होंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन का ला दे और फिर सहाफियों को बताए कि इतना बजट आया, इस इलाके में इतना रुपया खर्च हुआ। मैं आपकी बात से आमिर साहब एग्री करती हूँ कि ये जो पूरी दुनिया में है, अवाम को जरूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इंफॉर्मेशन मांगे। हर डेटा को ऑन द फेस ऑफ इट होना चाहिए। आपका डिजिटलाइज दुनिया हो चुकी है, आपको हर चीज पहले अपडेट करना चाहिए, लोगों को एक्सेस देना चाहिए, हल्कों के वाइज उनके बजट, उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो बताना चाहिए। मगर ये सारा जो है वो डेलिबरेटली करते हैं ये सब। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर वेरी वेल अवेयर व्हेन इट कम्स टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट, मगर व्हेन इट कम्स टू पब्लिक इंटरेस्ट दे कीप इट हाइडिंग ताकि लोग इग्नोरेंट रहे। उसूलन तो इनको सारी मालूमात तमाम मकामी जबानों में देनी चाहिए, जो ताकि लोग आम लोग उसको समझे कि मतलब हमारे मिसाल के तौर पे हमारे इलाके में इतना बजट आया है, किन शोबों में आया है, किसके पास है, कौन खर्च रहा है, कितना खर्च रहा है। मगर वो ये डेलिबरेटली करते हैं। मगर यही लोग जब कोई इशू हो तो ये मादरी जबान का कार्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि वहां पर अपने कार्ड तो यूज करते हैं, मगर जब अवामी इंफॉर्मेशन के हद तक आए दे आर नॉट यूजिंग इट। दूसरा जो लास्ट मेरा पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इनफोर्स डिसअपियरेंसेस के केसेस है, बहुत सारी चीजें हैं। जब कहते हैं खुफिया इत्ला, सो खुफिया इत्ला शुड नॉट बी केप्ट हिडन, इसको अभी पब्लिक होना चाहिए। किसी शख्स को आप गिरफ्तार करते हो तो उसको एटलीस्ट प्रोसिक्यूट करें, उसको कोर्ट के सामने पेश करें। और मीन है सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अगर मेरा भाई
डिसअपियर हो जाए, तो मेरा ये हक है कि मुझे मालूमात मिले कि किन लोगों ने उठाया है, किन के कस्टडी में है और कब तक वो अदालतों के सामने पेश होंगे। इसलिए मुझे लगता है बलूचिस्तान हुकूमत, ये हम बातें करेंगे, सिविल सोसाइटी प्रेशर इसलिए नहीं करती कि सिविल सोसाइटी भी कंप्रोमाइज हो जाती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बैक डोर जाके हम जैसे लोगों के बारे में कहते हैं ये तो पागल है, इस तरह की बातें करते हैं, अपनी जान को रिस्क पे लाते हैं। मैं सिविल सोसाइटी में ऐसे कारकुनों को जानती हूँ जो खुद को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा कह के हमें जो है एसिड डालने की धमकियां देते हैं। मगर ये जो बातें हैं, जब बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में जो सिविल सोसाइटी है, पूरी दुनिया में सिविल सोसाइटी क्वेश्चन करती है अपने गवर्नमेंट्स को, अपने इदारों को, अपने जो जजेस है, हर जगह हर इदारे को सवाल करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ वो कुछ ओहदों के लिए, कुछ मिली भगत फोटो सेशंस के लिए वो जो है अपने ही साथियों को डिस्करेज करते हैं, उनको पीछे हटाते हैं। इसलिए जो है वो आवाज आ रही है, तो इसलिए जो है इसलिए जो है सिविल सोसाइटी जो है वो कंप्रोमाइज जब हो जाती है जाती मफादात के लिए, तो फिर वहां पर कोई रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, क्योंकि हर शख्स जानता है। जलीला आपकी माइक बंद हो गया था, अब ठीक है, आवाज आ रही जी अब आ रही है, कैरी ऑन प्लीज। है? तो सिविल आमिर साहब है कि वो न्यूट्रल रहे, वो पूरी दुनिया में सिविल सोसाइटी अपनी जान की कीमत लगा के अपने लोगों के फ्यूचर सेव करती है। इट्स फॉर दिस, और ये राइट टू इंफॉर्मेशन वो बैक डोर जाके कहते हैं ये लोग तो पागल लोग हैं, इस तरह की बातें करते हैं, इदारों की इम्पीचमेंट और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। तो इसलिए भी हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है, सिविल सोसाइटी है, इन सब को जो है सोचना होगा कि दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और ये इनका ताल्लुक अवाम से है। अगर अवाम को ये अकोमोडेट नहीं करेंगे तो इसका नुकसान भी इनको खुद भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पड़े। इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन, नॉट ओनली an individual or a citizen, but it will protect everyone, even judges, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, हर किसी को। तो मैं बस यही वाइंड अप करती हूँ कि मुझे जो लगता है कि 2006 से अब तक जो काम नहीं हुआ वो बस इसमें बदनीयती है और इंटरेस्ट ना होना है, क्योंकि सबके मफादात इसमें जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच जलीला। मेरे जलीला ने दो नहायत अहम नुकात की तरफ इशारा किया है। एक तो ये कि अगर ह्यूमन राइट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं तो फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का लॉ चाहिए जिसको यूज करते हुए हम अपने ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करवा सकें। और दूसरा एक मुश्किल जो चैप्टर है ट्रांसपेरेंसी की बहस में वो बजट ट्रांसपेरेंसी का है। बजट ट्रांसपेरेंसी जो है वो हर स्टेज पे रिक्वायर्ड है, बजट फॉर्मेशन की स्टेज पे भी, बजट इनेक्टमेंट के स्टेज पे भी, और बजट इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे भी, और बजट ऑडिट के स्टेज पे भी। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो बजट ट्रांसपेरेंसी है उसकी तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। और पिछले दिनों हमने सीबीआई में रिसर्च करते हुए एक और तरफ भी तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि एक बहुत उसका अहम पॉइंट है कि जो बजट डॉक्यूमेंट है उसकी अपनी ट्रांसपेरेंसी की जो सूरत हाल है वो कैसी है। और बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ बजट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बड़े नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाए जाते हैं। बजट डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते जो कि सिटीजन को ज़रूरत है उस बजट को, ताकि सिटीजन बजट देख सकें, उसको समझ सकें और फिर उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर सकें। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का एक इशू है वो खासा संगीन है बजट के हवाले से भी, और आपने मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक इशारा किया इन दोनों नुकात की तरफ। डॉक्टर इसहाक बलोच साहब हमारे दोस्त, मैं अब इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। और मैं
जितने भी यहाँ पे इस वक्त बातें उन्होंने की। डॉक्टर साहब आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं या ऐसे ही चलेगा? इसी में भी इंटरप्ट हो रहा है, मैं उसमें करूं फिर मेरी आवाज शायद साफ नहीं आ जाए। अच्छा, मेरा ख्याल है वो वीक है यहाँ पे नेट, मैंने मोबाइल पे ऑन किया हुआ है ना। ठीक हो गया सर, प्लीज कैरी ऑन। तो जी थैंक यू वेरी मच। और जितने भी शुरकात हैं उन्होंने बहुत ही तफसीलन जो है इस पे गुफ्तगू की, और जो उसके कानूनी जो है सिकम थे उस पे जो एडवोकेट साहिबा ने बहुत तफसीलन रोशनी डाली। जो इंसानी हकूक के हवाले से बातें थी, जलीदर ने बात की, बहराम ने भी बहुत तफसीलन बात की कि किस स्टेज पे और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, हम तो बहुत ही, मैं ये कहता हूँ कि बहुत किस्मत है कि ये है हमें बहुत अरसे के बाद मिला। यानी अगर हम देखें तो 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल 19A है उसको डाला गया, और 18वीं तरमीम खुद जो है हमारी दस्तूरी तारीख में एक बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है कि जिसमें सूबों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात दिए गए, और उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे, बहुत सारे ऐसे कवानीन थे, बहुत सारे ऐसे चीज़ों की तशरीह की गई थी जो आमराना दौर से उनका ताल्लुक था, उनको भी निकाल दिया गया। अब देखें, पहली बात यह है कि जो दस्तूर होता है उसका ताल्लुक क्या है। दस्तूर का रियासत और उसके अवाम के दरमियान जो एक ताल्लुक होता है, एक जमानत होती है उसके हकूक का। अब यहाँ पे मसला, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये भी मेरा बुनियादी हक है। अगर हम देखें अपने आइन में 1 से लेकर कोई 20 आर्टिकल्स ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक बुनियादी हकूक से है, लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि रियासती सतह पे खुद भी इनको छुपाया जाता है। अब आगाही कैसे होगा? जैसे जलीला ने अच्छी बात की, अगर बजट है तो आप उसकी तफसीलात जो है मादरी जुबानों में भी बयान करो। अगर बुनियादी हकूक के जो आर्टिकल्स हैं आप उनको सिलेबस में ले आओ, उनको करिकुलम में लाओ, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को पता हो कि वैसे इस रियासत के शहरी के मेरे हकूक क्या है। ऐसा नहीं किया जाता है। देखिए, रही बात जो है यहाँ पे, मैं बिल्कुल मानता हूँ जो एडवोकेट साहिबा ने जो बात की सभा ने, कि यहाँ पे जो इनको पता ही नहीं है। आप तो कहते हो कि ये जो एक्ट आ जाता है, कोई भी बिल आ जाता है, हमारे यहाँ तो 99%, मैं कहूँ 100% माँ से चंद एक की उसको पढ़ते नहीं है, और जितने भी लाज बनते हैं उनको जो है कट एंड पेस्ट किया जाता है, या फिर जो है वो जो है ब्यूरोक्रेसी लेवल पे उनको बनाया जाता है, उनको असेंबली में टेबल किया जाता है। जब ला इम्प्लीमेंट हो जाता है फिर देखा जाता है वो ये ला तो हमने बनाया। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, हेलो जी डॉक्टर साहब, आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी जी। तो मैं कह रहा था कि पहली बात ये है कि देखें, हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है आजकल उनके पास लाहर्स हैं, वो इस किस्म के ग्रुप बनाए, अपना कैपेसिटी, अपना इस्तेदाद बढ़ाए लोगों का, पार्लियामेंट्रियंस का भी, कि कोई भी जब बिल आता है तो उसको सिर्फ जो है डिपार्टमेंट की तरफ से आता है और आंखें बंद करके उसको पास नहीं किया जाए, उसको जो है पब्लिक पर्सपेक्टिव में देखा जाए, उसको आवाम के मुफाद में देखा जाए कि उसमें कौन से कमियां मौजूद हैं, कौन से सिकम मौजूद है, उनको कैसे दूर किया जाता है। अब रही बात ये, हमारा जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की, ये भी बनी है 2005 में। देखिए, कोई भी कानून, मैं समझता हूँ बैसियत मजमूई में, खुद वकील नहीं हूँ, कोई कानूनदान नहीं हूँ, हमारी जो है सभा ने बहुत तफसीलन उस पर गुफ्तगू की और रोशनी डाली। कोई भी कानून जब साफ, शफाफ, वाजे ना हो तो उसमें 1000 मसले निकाले जा सकते हैं, उसकी तशरीह हर एक अपनी बुनियाद पे किया जाता है। हमारा जो ला है उसमें इस चीज को वाजे नहीं किया गया है कि कौन से इंफॉर्मेशन देने हैं, कौन से नहीं देने हैं। तो पहली बात यह है कि जो एग्जेम्प्टेड है या जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी से है या जिनके मामला जो है वो आम पब्लिक से नहीं है, तो उनको आप वाजे करें कि हम इस सेक्टर में ये जो चीजें हैं इनका इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। रही बात जिनका ताल्लुक अवाम के साथ है, पब्लिक के साथ है, वो सारा इंफॉर्मेशन हम देंगे। अब जैसे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने वाजे किया है, सिर्फ उन्होंने एग्जिम्ट किसको किया है? हाई कोर्ट को किया है, और फिर एग्जिम्ट उसका किया गया है जिसकी तशरीह आर्टिकल 19A में ऑलरेडी की गई है कि इसके अलावा जो दूसरा इंफॉर्मेशन है वो अवाम का हक है, उसको दिया जाए। अब देखिए, जब एक्ट बनता है, असल चीज एक्ट है।
جب ایکٹ کو جو ہے لوگوں کو پابند نہیں کیا جاتا، اس کی تشریح بھی خود اپنے طریقے سے کرتے ہیں، وہ جو ریکوائرڈ انفارمیشن ٹائم پہ نہیں دیتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ جناب اس کا جو ہے مالیفائڈ انٹینشن ہے. ابھی فار ایگزامپل ہمارے لا میں موجود ہے کہ جناب آپ کو جو کس بارے میں جو ہے انفارمیشن جانا چاہیے، آپ اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہو، اس کا ریزن کیا ہے. تو اب میں فرض کرو مجھے انفارمیشن چاہیے، میں ایک آرٹیکل لکھتا ہوں، مجھے ایک انفارمیشن چاہیے کہ ہیلتھ کے سیکٹر میں بجٹ کتنا مختص کیا گیا ہے. میں اس کے لیے اس پہ کالم بھی لکھ سکتا ہوں، اس پہ کوئی سیمینار بھی کر سکتا ہوں، اس میں مطلب بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا ریزن بتاؤ، جبکہ خیبر پختونخوا میں یہ ہے کہ صرف آپ کا مالیفائڈ انٹینشن نہ ہو، آپ کسی کے لیے اس کو غلط استعمال مت کرو. انہوں نے ریزن کی بات نہیں کی ہے. تو ہمارے جو قانون ہے 2005 کا ایکٹ ہے، اس میں بہت ساری کمزوریاں آلریڈی موجود ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. مجھ سے بھی بہت سارے دوستوں نے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے میں بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو کرو، کیونکہ جیسے ہمارے دوستوں نے بہت خوبصورت بات کی، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. جب انفارمیشن ہوگا تو احتساب ہوگا، جب انفارمیشن ہوگا تو لوگ جواب دیں گے. جب کسی کو کوئی انفارمیشن پبلک ہوگا تو وہ خود جو ہے احتساب کا عمل شروع ہو جائے گا کہ جناب اگر میرا حق ہے، آپ میرا ایم پی اے ہو، میرا جو ہے نمائندہ ہو، آپ کو کتنے پیسے ملے ہیں کہ آپ واٹر سپلائی کے لیے آپ کو کتنے پیسے. لیکن دیکھیے ابھی تک ہم جو چل رہے ہیں، جو انگریزوں کا ایکٹ ہے، جو 1935 کا ایکٹ ہے، اس میں جو سرکاری انفارمیشن ہے اور گرین پیپر استعمال کیا جاتا ہے جناب، یہ سمری ہے، اور سمری جو ہے شجر ممنوع ہے. بھلے وہ سمری جو ہے میرے بارے میں ہو، جلیل حیدر کے بارے میں ہو، کسی میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے اس پہ لکھا کیا ہے. یہ سمری کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک بریف دیا ہوا ہے. ہلو جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی تو سمری جب میرے بارے میں ہے تو مجھے میرا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ مجھے بتا دو آپ نے کیا لکھا ہے. اگر میں کوئی گورنمنٹ جاب میں ہوں، گورنمنٹ سروس میں ہوں، آپ نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے، میری پروموشن کے بارے میں. تو بہت ساری چیزوں کو وہ لوگ چھپاتے ہیں. اس کو اگر پابند کیا جائے، جیسے خیبر پختونخوا میں اگر آپ اس کو نہیں دو گے تو 25,000 تک وہ جا سکتا ہے، ڈیلی 250 روپے آپ پہ پینلٹی لگے گا. تو بلوچستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں احتساب کا عمل، ہمارے یہاں گڈ گورننس، ہمارے یہاں بنیادی حقوق کی پامالی یا کسی کو بنیادی حقوق دینا، وہ سب منسلک ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن کے ساتھ. جیسے جلیل نے خوبصورت بات کی، ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ کہاں پہ ہے، اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن دو. میں خود ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہوں اور انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا کہ آپ کو کس نے کیا ہے. اگر جلیلہ فیڈرل میں بھی جائے تو اس کو انفارمیشن نہیں دیا جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اگر میں نے آپ کو لسٹ میں ڈالا ہے تو کس بنیاد پہ ڈالا ہے، کون سے وجوہات ہے، اس کے پیچھے کون سے ریزنز ہیں. اب میں بھی آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دیا ہے، میں بھی آپ نے کوئی چیز غلط میرے بارے میں ایزیوم کیا ہے، کم از کم مجھے بتا دو بحیثیت ریاست کے ایک شہری کی، میں اپنی وضاحت کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جتنی بھی باتیں ہیں ہمیں ان پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان خود سگنیٹری ہے یونائٹڈ نیشن کا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات ہے. اس کو تو یو این نے بہت پہلے پاس کیا تھا وہ ریزولوشن. یار ایک حق ہے کہ آپ اس کو جو ہے انفارمیشن دو، اس کو جو ہے لیکن ہمارے ہاں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق خود آئین سے ہے، آئین کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی بھی آدمی کسی جرم میں گرفتار ہوتا ہے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ودن 24 آورز آپ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو. آپ کرو، آپ ان کو افیکٹو بناؤ. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ایون ہمارے جو کورٹ ہے، ہمارے لوگ ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں. ان کے بھی جو انفارمیشنز ہیں ان کے بارے میں سوال ہے، لوگوں کو سوال کرنے کا حق ہو. ہر ادارے کے بارے میں لوگوں کو اطلاعات تک رسائی کا حق ہو، ہر ادارے کے بارے میں. پھر کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ جو ہے صحیح ڈگر پہ چل سکتا ہے. اگر نہیں کوئی اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے کہ جناب میں لوگوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، میں کسی ادارے کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہوں، میں کورٹ کے بھی سامنے جواب دہ نہیں ہوں، میں قانون سے بالاتر کوئی چیز ہوں، ظاہر ہے پھر تو یہاں پہ پھر جنگل کا قانون ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے قانون، اس قسم کے رویوں کے ساتھ، اس قسم کے ماحول کے ساتھ، اس قسم کے قوانین کے ساتھ ہم جو ہے نہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ بہت سارے معاملات کو ہم طے نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر کووڈ 19 ہے، جیسے بہرام نے اچھی بات کی، اس کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن نہیں.
اب جاؤ ان سے انفارمیشن لو کہ جناب اندازہ آپ کریں کہ ہمارے یہاں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کوئٹ سے کیا تعلق, یا جو پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کا کیا تعلق. بھائی یہ ہیلتھ کا ایشو ہے, اس کو آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دو, فیڈرل لیول پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دو. اور فیڈرل لیول پہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, کیونکہ 18ویں ترمیم میں ہیلتھ جو ہے ڈیوالو ہو گیا ہے. جب ہیلتھ ڈیوالو ہو گیا ہے, جتنے بھی پیسے آپ کو کووڈ-19 کے ملیں گے, آپ کو فنڈ ملے گا, جو بھی ملے گا, آپ اس کو NFC کے فارمولا کے مطابق تقسیم کرو. سندھ کا سندھ کو دو, خیبر پختونخوا کا خیبر پختونخوا کو دو. اور لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم تو صرف اخبارات تک اکتفا کرتے ہیں. جو 1.4 بلین ان کو ملا ہے ایمرجنسی کے لیے امداد, ڈالر ملے ہیں, یعنی 104 ارب روپے. 104 ارب روپے پہ کسی نے کیلکولیشن کیا تھا, اگر جتنے بھی ہماری آبادی ہے ایک بندے کو بھی دیا جائے تو 60,000 روپے بنتے ہیں. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ تو دیکھیں نا, اگر یہ سارے معاملات آج کل پھر بھی تھوڑا بہت تھینکس ٹو یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ ایکسیس ٹو انفارمیشن, تھوڑا بہت یہاں سے لوگ ملتے ہیں, لوگ اپنی جو ہے رائے کا اظہار کرتے ہیں, ایکسپریشن آف ویوز پہ جو ہے وہ اس کو اپنے خیالات کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. ادروائز تو پابندی ہے, ایک دیکھا جائے ایک ان اناؤنس پابندی ہے, پریس پہ بھی ہے, میڈیا پہ بھی ہے, سب پہ قدغن لگی ہوئی ہیں. تو قدغن سے جو ہے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص جو ہمارا ایکٹ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا 2005 کا, وہ بہت ویک ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کی وضاحت نہیں ہے, بہت ہی مبہم ہے. اس کو مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنا بھی سوشل جو ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہمارے وکلاء ہیں, ہم سب لابینگ کریں کہ اس لا کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے پاس کروائیں. ان کی جو ہم ان کو احساس دلوا دیں, ان کی ہمارے جو اسمبلی کے اراکین ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, کہ یہ ہم سب کے لیے ہے. آج اگر کوئی افیسر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, فائل کو جو ہے وہ تالے میں بند کرتا ہے, کل کے دن آپ نہیں ہوں گے, آپ ریٹائر نہیں ہوں گے. اس قسم کے اچھے قوانین بنیں گے, وہ نسلوں کو فائدہ دیں گے, آنے والے جنریشنز کو فائدہ دیں گے. تو ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے. اور بالخصوص میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے بنیادی حقوق کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں, میں اپنی بات کو پھر دہراتا ہوں, ان کو کیریکولم میں شامل کیا جائے. ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا چاہیے کہ مجھے پتہ ہو ویسے شہری کے کہ میرے حقوق کیا ہیں. اور اگر ہم اس کو اسی طرح سے پھیلائیں گے تو پھر لوگ جو ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے, اور اپنے جو رائٹس ہیں ان کے لیے آواز بلند کریں گے, اسٹرگل کریں گے, جدوجہد کریں گے, آگے آئیں گے. اور یہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو آپ چلنے دیں. اب فرض کرو, دیکھیں نا, یہ جتنے بھی چیزیں منسلک کس سے ہیں, ریاست ہوتا ہے, ریاست ہر رجحان کو جلدی پھیلاتا بھی ہے, جلدی ختم کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنا بھی انتہا پسندی کا جو ٹالرنس تھا, انتہا پسندی کے جو رجحانات تھے, وہ تو ریاستی سطح پہ پھیلائے گئے. اگر آپ دیکھیں تو تاریخ شروع ہو جاتی, زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 1979 اور 80 کی دہائی کی بات ہے. اس کے بعد جتنے بھی انٹالرنس, جو یہاں پہ مذہبی نفرتیں, تعصب, یہ ساری چیزیں پھیلائی گئیں. آج جو ہے پھر جو ہے تشریحات الگ ہے, کوئی گڈ ہے, کوئی بیڈ ہے. تو کیا ہے, ریاست کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مثبت طریقے سے اپنا کردار ادا کرے. اور ریاست جو ہے یہ جتنے بھی بحرانی ہماری کیفیت ہیں, ان کا سوال جو ہے ریاست کے رویے کے ساتھ ہے. وہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو, امپلیمنٹیشن آف 18th امینڈمنٹ ہو, NFC ہیوارڈ ہو, جتنے بھی چیزیں ہوں وہ قانون اور آئین کے ساتھ ہے. جب آئین میں کوئی چیز موجود ہے, اس پہ اگر عمل درآمد ہوگا تو اس کے نتائج بہت ہی مثبت ہوں گے, اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. اگر نہیں تو ایسی ہی باتیں ہیں. فرض کرو 5 سال تک ڈیو ہے کہ آپ NFC ایوارڈ کرو, آپ کرتے نہیں ہو. مجھے کہتے ہو مجھے انفارمیشن دو, مجھے ریزن دو, آپ نہیں بتاتے ہو. یہ ڈیو ہے آپ پہ کہ آپ CCI کی میٹنگ ہر 3 مہینے کے بعد بلاؤ, آرٹیکل میں موجود ہے. آپ نے ابھی تک جو ہے 5 سال میں نہیں کیا ہے. اس میں موجود ہے کہ بھئی اس کا ایک سیکریٹریٹ ہو, اگر کوئی اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بیان کیا جائے. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں بالکل ان دوستوں سے متفق ہوں کہ ہمارا جو سیاست ہے, سیاست کی نشوونما نہیں ہوئی ہے. سیاست محدود ہے جاگیرداروں تک, سیاست بلوچستان میں محدود ہے ٹرائبل چیف تک. اور وہاں پہ باقاعدہ ایک قسم کی بلوچستان میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے, الیکشن سے پہلے 3-4 دن پہلے رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. تو یہ الیکشن نہیں ہے. جو لوگ سلیکٹڈ کہتے ہیں ایسا آدمی بھی MNA ہے کہ وہ سویا ہوا تھا. میں آپ کو الفن کہتا ہوں
लोगों ने उसको जगाया बलूचिस्तान में कि आप MNA मुंतखब हो गए हो। उसने कहा भाई आप क्या कह रहे हो? कहते भाई आप तो MNA हो गए हो। तो ये बलूचिस्तान है। फिर इस किस्म के जब हमारे लोग मुंतखब होंगे और आगे आएंगे, वो क्या कानून साजी करेंगे, वो क्या लोगों की हकूक दिला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए जरूरी बात यह है कि पहली बात यह है कि आप इलेक्शन को साफ शफाफ करो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उनको करो। अब इलेक्शन लॉज इतने अच्छे हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अगर फर्ज करो बलूचिस्तान में आजकल 100% नहीं 60-70% एक्सेस है, थोड़ा बहुत जो है यू फोन है, GPS सिस्टम है, उसी वक्त जो आप रिजल्ट का अनाउंस करो। हमारे यहाँ रिजल्ट 10-10 दिन अनाउंस नहीं होते। तो ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि पहली बात ये है कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, अच्छे अंदाज में होंगे, आहिस्ता आहिस्ता, और जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया जाए, मसनूई तरीके से मसनूई क़यादत हो, मसनूई इंतजामात हो, उससे मामला हमारे चल नहीं सकते। हेलो जी डॉक्टर साहब, बात खत्म हो गई आपकी? जी ओके, बहुत जी शुक्रिया। जी मेरी बात खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल अब तक जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बात की है, कंसेंसस तो डेवलप हो रही है कि जो बलूचिस्तान का लॉ है, राइट टू इंफॉर्मेशन का, वो वीक लॉ है। बहुत ज़रूरत है कि उसको रिप्लेस करें एक स्ट्रॉन्ग लॉ के साथ। यहाँ पे भी अपनी प्रेजेंटेशन में डॉक्टर साहब ने इशारा किया, एक तो लेजिस्लेटर्स हैं उनके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ के, और दूसरा ये भी इशारा किया कि लॉज तो वो पढ़ते भी नहीं हैं और वो लॉज ऐसे ही पास हो जाते हैं। फिर उन्होंने जो एक दो लॉ के अंदर हुक्म है उनकी तरफ इशारा किया जिसपे अभी तक इस सेशन में बात नहीं हो पाई। एक तो रीजन की तरफ उन्होंने इशारा किया कि जो बलूचिस्तान का लॉ है वो रीजन को मांगता है कि आप किस वजह से ये इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जबकि जो दूसरे लॉज हैं जिनको हम सेकंड जनरेशन लॉ कहते हैं वो रीजन नहीं मांगते। और बलूचिस्तान का लॉ जो है वो वाकई रीजन की बुनियाद पे इंफॉर्मेशन रिजेक्ट करता है। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन रीजन की बुनियाद पे रिजेक्ट हुई हैं, जिसमें मैंने लिखा था कि रिसर्च एंड एडवोकेसी रीजन है, मैंने रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस रीजन को इनफ रीजन नहीं तस्वर किया गया इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये बहरहाल एक प्रॉब्लम है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पशन लिस्ट के ऊपर भी बात की और ख़ासतौर पे जो नोटिंग ऑन फाइल है और जो समरी है ऑन फाइल, उसकी तरफ भी इशारा किया। ज़ाहिर है जो बलूचिस्तान का लॉ है उसके तहत आप नोटिंग ऑन फाइल की कॉपी नहीं ले सकते, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पशन लिस्ट से निकलना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और दूसरा उन्होंने बात की कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और खासतौर पर राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में जो है वो चीज़ें जो है हमारे सिलेबस में शामिल नहीं। हमारी उर्दू की किताबों में, हमारे इस्लामियात की किताबों में बहुत स्कोप है, बहुत जगह है इस तरह की चीज़ों को शामिल करने का। तो मैं आपसे आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस बात से, आपने बिल्कुल ठीक किया। हमारे पास पैनलिस्ट काफ़ी पैनलिस्ट हैं, सैयद मुनव्वर शाह साहब हैं और हमें उम्मीद है कि हमें का वर्जन सुनने को मिलेगा। मुनव्वर साहब आप मैं आपको देता हूँ ओके। हेलो, मेरे सुन रहे हैं आमिर साहब? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले CPDI का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें इस अहम मौजू पे सेमिनार का इनेकाद किया है। बावजूद इसके कि कोरोना के ये केसेस चल रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए लोगों तक आगाही पहुँचाने का एक अच्छा जरिया ढूंढा। अगर हम देखें इसी पस मंज़र में जाएं, इस्लाह के पस मंज़र में, वो ये है कि जब 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ तो बलूचिस्तान में हुआ है। नवर साहब 1 मिनट रुकिएगा। जलीला, हमें तो आवाज ठीक आ रही है, आपको नहीं आ रही? अपना खोलिए जलीला, आप पहले अपना माइक खोलिए। आप लोगों की आवाज आ रही है
मुनव्वर शाह साहब की नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर जोर से बोले। ओके मुनव्वर साहब आप थोड़ा सा कहने के जोर से बोलें। जी हाँ, मैंने कहा था कि जो बलूचिस्तान ये कवानीन जिसके मौजू पे आज अपने ये सेमिनार का इंतकाद किया है, ये बहुत अच्छा अमल है। हम आपकी तारीफ के शुक्रगुजार हैं। वजह ये इसकी है कि ये बलूचिस्तान में ये कानून जो है, ये 2002 का जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस था, ये उसका तसलसल है। और बलूचिस्तान वो वाइड सूबा है कि जिसने सबसे पहले 2005 में इस्लाह का पास किया है, और उस पर अमल दरामद करने के लिए जितने भी सूबाई महकमे हैं उनसे मुतल्लिक जिसकी रिक्वेस्टर या शहरी को इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उसके बारे में लोगों को के लिए कानून बनाया। और दूसरी बात यह है कि जैसा आपको पता है कि मेरा ताल्लुक सूबाई बलूचिस्तान मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इदारे से है, और मौजूदा जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, उसके तहत एक चीज़ है कि हमारे यहाँ सेक्शन 18 है। अगर किसी भी रिक्वेस्टर को या जिसको शहरी हम कहेंगे उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, वो उस मौजूदा लॉ के सेक्शन 18 के तहत मुतसिल साहब को एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमें ये महकमा हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए फिर हमें हर कंप्लेंट सबमिट होता है, तो फिर हम उस विषय में उस मुतालिका इदारों से पूछते हैं, और उस मुतालिका इदारों से हमें जवाब मौसूल होता है। बहरहाल हमारी कोशिश होती है, और कोशिश की है, जितने भी कंप्लेंट आए हैं हमने बाकायदा उस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ कर लिया है, और उसमें अक्सर लोगों की केसेस रिजल्ट हो गए। अब जाहिर है कि कानून जो है, इसमें सेक्शन 8 और 7 क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड है। तो ज़ाहिर जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होंगे उसके लिए हम उस जो रिक्वेस्टर के हैं तमाम इंफॉर्मेशन जो है उसको उन अदारों को हम पाबंद करते हैं कि वो उनको वो इंफॉर्मेशन दे दें। बदकिस्मती की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान तो जैसा आपको पता है अमीर साहब, ये पाकिस्तान का आधा है, यानी ये अगर टोटल अगर किया जाए तो 45% रकबे के साथ पूरे मुल्क का हिस्सा है, और स्टेटेड पॉपुलेशन है, आबादी कम है, तालीमी जो है वो लिटरेसी रेट कम है। कवानीन हुकूमत बनाती है मुफाद आमा के लिए। अब ज़ाहिर है मुफाद आमा के लिए कवानीन बनती है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके लिए अवेयरनेस हो। हमारे इदारा जो आपको पता है कि महदूद स्टाफ के साथ हम काम करते हैं, इसके बावजूद हम अपने वसाइल में रहते हुए हम मुख्तलिफ अजला में कुली कचहरी के इनेकाद करते हैं, और उन कुली कचहरी के दौरान जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का जो कानून है उसके तहत लोगों को आगाह करते हैं, और लोगों से कहते हैं कि अगर आपको इस कानून के अंदर रहते हुए जो भी शिकायत है, अगर आपको मुतल्लिक महकमे जवाबात नहीं फराहम कर रही तो आप अमन से राब्ता कायम करें। मगर ये हमारी ये जो विजिट्स होती है इस साल में, अगर हमारे 34 अजला हैं बलूचिस्तान के, 34 अजला की तो जाहिर है कि हम पूरी विजिट तो कर नहीं सकते हैं, तो एक साल कुछ जिलों को करते हैं, अगले साल दूसरे जिलों को करते हैं। मगर इसके बावजूद हमारे जो रीजनल ऑफिस है जो इस वक्त इंटीरियर बलूचिस्तान में साथ है, वो ऑफिस भी कंप्लेंट रिसीव करने के लिए हमको पाबंद कर दिया है, और कंप्लेंट आ रही है। मगर जब मैंने अपने जितना अरसा मैंने इस इदारे में गुजारा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात जो हमें कमी महसूस हुई है वो पब्लिक अवेयरनेस की न होने की वजह से। अब जिस तरह बहराम साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, मीडिया से है, पीटीवी ताल्लुक है, मैंने कई प्रोग्राम इलाकाई ज़ुबानों में मैंने किए हैं, प्रोग्राम पे लोगों को इस चीज़ों के बारे में आगाही दी है, मगर इसके बावजूद हमारे चंद प्रोग्राम पब्लिक अवेयरनेस के लिए नाकाफी है। कवानीन की होता है जब हर शहरी को उसके हकूक़ का पता हो कि उसके क्या हकूक़ है। इसमें अब तक इतनी खातरखा हमें कंप्लेंट मौसूल नहीं हुई है जो कि पता चल जाए कि मतलब लोगों को इसके बारे में आगाही है। एक बार से सुबह निकलता हूँ तो मेरे घर के आसपास जितने सरकारी इदारे हैं, आज तक मैंने किसी भी सरकारी इदारे में मिसाल के तौर पर अगर हम तालीम की बारी एजुकेशन की बात करते हैं तो मैंने अपने स्कूल करीबी स्कूल से कभी भी नहीं पूछा है कि आपके पास आपके स्कूल का कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है और आपके रजिस्टर में कितने असाजा की हाजिरी लगाई जाती है। अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ के मुताबिक हाजिरी लगती है तो ये पूछना चाहिए कितने असाजा हाजिर होते हैं, कितने असाजा गैर हाजिर हैं। उस स्कूल में जो बुनियादी सहूलतें हैं आया वो तलबा को फराहम की जाती है या नहीं फराहम की जाती है। इसी तरह सेहत के मामले में है, सेहत के इदारे हैं, उस सेहत के इदारों के बारे में आज तक किसी ने नहीं पूछा है कि इस जो भी अगर हम बेसिक ले लें, सिविल डिस्पेंसरी है, उसके बाद फिर जो है
मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर है, उसके बाद बेसिक हेल्थ यूनिट है, उसके बाद तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, उसके बाद फिर जो है वो सब डिविजन। आज तक किसी भी शहरी ने इस बारे में नहीं पूछा है कि मतलब ये क्या हुआ है, या अगर वो किसी मिसाल के तौर पर अगर उसको तालीमी इदारे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, खुसूसन अपने करीबी तालीमी इदारे के बारे में, वो आज तक किसी ने नहीं पूछा। हमारे पास जो कंप्लेंट आई है उसमें वो कैसे कंप्लेंट भी आई है जिन्होंने अपने तालीमी इदारों के बारे में पूछा है कि ये तालीमी इदारों में इतने असातिज़ा क्यों नहीं है, या जो सेहत के इदारे हैं उसके बाद में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, इनकी क्यों नहीं है, या उसके इदारों में मेडिसिन की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है। ये तमाम चीज़ों के बारे में हमने शिकायत हमें मौसूल हुई है और हमने वो अवामी शिकायत का अजाला किया है। मगर बहरहाल वो यहाँ का कहती है कि जब तक आवामी आगाही नहीं होगी तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। कोशिश तो हमारी जो अपने इदारे की तरफ से है, और वही बात कि अग्रिंग लाजम कहते हैं, जितनी बेहतरी आती है इसमें बेहतरी है। बलूचिस्तान के बाद सिंध लिया, मगर चूंकि हमारे दूसरे मुकर्रिर ने कहा था पार्टिसिपेंट्स ने कि ये इसमें कमी थी, उसके बाद जो फर्स्ट बोर्ड स्टेप लिया था वो KPK ने लिया था। वो कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट लॉज इन द वर्ल्ड है। तो ये अगर देखा जाए तो उसको फिर पंजाब वालों ने भी तकरीबन उसकी मुताबिक किया और 2017 में फेडरल लेवल पे भी हुआ है। हमारे बलूचिस्तान में जो लॉ बना है वो उस पर कानून साजी करेंगे, और वो बिल्कुल कानून जहाँ तक मौजूदा कानून है उसमें हमारे एक रोल है मुतसिब के इदारे का। सेक्शन 18 के तहत हम लोगों से कंप्लेंट प्रस्तुत करते हैं आपके इस कॉन्फ्रेंस के साथ से। अगर ये हमारे इदारा जो है ये फ्रीडम ऑफ एडवाइस कंप्लेंट भी वसूल करता है और उस पर अमल दरामद भी करता है, बशर्ते कि वो पैरामीटर्स के अंदर हो। जिस तरह मैंने कहा सेक्शन 8 और सेक्शन 7 इसके क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड में रहते हुए। अब मौजूदा जो लॉ ड्राफ्ट बना हुआ है, ये जब फाइनल ड्राफ्ट या लॉ बनेगा तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी जो है वो बेहतरी लाई गई है। तो यकीनन ज़ाहिर है कि वो जो भी सफ़र होता है वो बेहतरी की तरफ होता है, और बेहतरी इंशाल्लाह अवाम मुफाद अवाम के लिए बेहतर होगा और मुफाद अवाम के लिए होगा। और रही बात यह है कि जो तालीमी रेशो है बलूचिस्तान का, अगर ये बढ़ जाएगा तो लोगों को अपने हकूक़ के बारे में मालूमात हासिल हो जाएंगे, वो अपने हकूक़ के लिए कोशिश करते रहेंगे। और ज़ाहिर है कि हुकूमत इतनी खतीर रकम खर्च करती है इन कवानीन के बनाने के लिए। ज़ाहिर है एक लॉ अगर बनता है, मैं बलूचिस्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की मैं बात करना चाहता हूँ, इसका ड्राफ्ट 2011 में बना, 2011 में बना था, फिर ये फाइनल हुआ 2016 में। इस सिलसिले में आप यकीन करें कि हमारे मुतसिब साहब ने इसमें खुसूसी दिलचस्पी ली, तो दिलचस्पी के बाद जो है 2016 में ये लॉ बना। और कोशिश तो जारी है, मतलब ये एक सफ़र है, इसके लिए हमने कदम उठाया है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आगे चलकर ये कदम उठाया जाएगा। और हुकूमत तो अपने तौर पर तो जब तक जहाँ तक मैं समझता हूँ कोशिश तो कर रही है, मगर ये है कि आवाम जब तक हुकूक या कवानीन के बारे में उनको मालूमात नहीं होंगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब ये मसला होना। इसके मसला होने के लिए है कि अपना मौसम किरदार अदा करे। उससे ये होगा कि हमें जो है किसी बुलंद के नाम और जो है मकामी ज़बानों में बहुत से रेडियो प्रोग्राम चलते हैं, इससे ये इसमें मुख्तलिफ ज़बानें हैं, बलोची, बिरोई, पश्तो, तीनों ज़बानों की जो है इसमें प्रोग्राम होते हैं। अब ज़ाहिर बलूचिस्तान में 3 बड़ी जो है वो ज़बानें हैं, पर्शियन है, ये ज़बानें हैं। इस पे जो है प्रोग्राम होते रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि अगर वो उसको मादरी ज़बान में उन्हें पता चल जाएगी कि हुकूमत के कवानीन बना रही है या बना चुकी है, इसमें आवाम के ये उनके ये हकूक़ होंगे, तो इससे फिर ये फ़ायदा हो जाएगा कि उनको आगाही हासिल हो जाएगी। तो मैंने फिर बहराम साहब मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो PTV सन का ताल्लुक है, तो वो अपने जो लोकल प्रोग्राम्स है या हमारे यहाँ रेडियो पे आजकल ये FM चैनल चल रहा है, मैंने भी वहाँ भी प्रोग्राम किया है, वहाँ भी MRCI पे हमने बात की है। अगर ये हमारी ये जो नशरियाती इदारे हैं ये आवाम तक ये पैगाम मौसर अंदाज में पहुँचाएंगे तो लोगों के बारे में पता चल जाएगा, देंगे, चाहे जितने बेहतर लॉ क्यों ना बनाया जाए, तो आगाह नहीं किया जाए तो वो कवानीन जो है वो फाइलों का हिस्सा तो बन सकती है और आवाम उससे मुस्तफीद नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से ये मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे जो नशरियाती इदारे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो
वो आवाम को आगाही दे दें। और ज़ाहिर है मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये लिविंग लॉज है, इसमें बेहतरी की ज़रूरत आती है। ज़ाहिर है कि 2005 का जो एक्ट है इसमें यकीनन खामियाँ होंगी, इसमें यकीनन कमज़ोरियाँ होंगी, यकीनन कमी उसमें बेहतरी आएगी कि ये कवानीन जो है इसमें वक्त के साथ साथ तब्दीली भी आते रहे। अब ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रहेगी, वक्त के साथ साथ इंसानी ज़रूरियात में जो है इजाफा होता जाएगा, तो उन कवानीन में भी तब्दीली आनी चाहिए। वजह ये है कि जब बहुत से कवानीन ऐसे होते हैं कि वो अपने जो उस वक्त के मुताबिक नहीं बने होते, तो वो फिर वो अपना मकसद खो देते हैं। तो जाहिर है फ्रीडम राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का जो ऑर्डिनेंस जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 1973 का 19A है, जो आइन का हिस्सा भी बन चुका है, उसके तहत हर शहरी को राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का वो है। और यही हमारी कोशिश रहती है, हमारी इदारे की कोशिश ये रहेगी कि हम लोगों के उसके हकूक़ के अदायगी में एक किरदार अदा करें। और इस उम्मीद के साथ कि हमारे शुरा ने जो अपने बातें की है, शायद मुझे मदद करने की शायद इतनी ज़रूरत ना हो। बहरहाल जो कुछ उन्होंने कहना है तो शायद वो मुझसे पहले सब कुछ कह चुके हैं। मैं अपने इदारे की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूबे बलूचिस्तान के जितनी भी इदारे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के तहत रन कर रही हैं बलूचिस्तान में, तो उनके खिलाफ अगर किसी को भी कोई शिकायत हो जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का जो मौजूदा है उस बारे में वो हमसे रब्ता कर सकती है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और रही बात ये है कि जब तक कानून बने हुए हैं, अब बहुत कम लोगों ने इस सिलसिले में हमसे रब्ता करने से, बहुत कम लोगों ने, बावजूद इसके कि हमने कैंपेन भी चलाया अपनी इदारे की तरफ से और मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं, मगर लोगों की जो है रिस्पांस कम है। तो इसलिए नहीं है कि लोग जो है वो खुदा न खासा सो रहे हैं, बहरहाल ये है कि थोड़ा सा उनको उनकी आगाही नहीं है। तो मेरी इस प्रोग्राम की वजारत से एक रिक्वेस्ट है नशरियाती इदारों से कि वो जो है इस बारे में लोगों को आगाह करें कि जो कवानीन हुकूमत लोगों की मफाद आमा के लिए बना रही है वो जो है वो उन तक पहुँच जाए और वो बेहतर इस्तेमाल में आए। और चाहे वो और JW वगैरह हो वो अकाउंटेबल हो जाए और वो अच्छा काम करे और वो बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया सैयद मुनव्वर साहब। आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने गुस्ताखी की, आपकी तरफ से इंटरनेट के सिग्नल वीक थे, तो फिर मैंने आपकी जो है वो वीडियो बंद कर दी थी ताकि आपकी आवाज़ हमें समझ में आ सके। हमारे पास आखिरी 15 मिनट हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि आप में से जो भी दोस्त अटेंडेंट्स में से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो या तो क्वेश्चन एंड आंसर में जाकर क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं, वो ड्रॉप कर सकते हैं और हम अपने पैनलिस्ट उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, या जो है वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और बारी बारी हम सबको जो जिनके हाथ खड़े होंगे उनको मौका देंगे अपनी बात करने का। तो मैं सबसे पहले नजमा नवाज साहिबा हैं। नजमा आप मौजूद हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। ये क्वेश्चन आंसर। नजमा आप अपने आप को पहले अनम्यूट करें। नजमा मौजूद नहीं है। इसके अलावा कोई दोस्त सवाल पूछना चाहता है तो वो जी नजमा आप आ गए हैं। नजमा आप ऑनलाइन है तो आप जो सवाल वो पूछ सकती हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि ये मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज की। हम बिल्कुल सोच रहे थे कि हमारा एक रिलेशन जो CPDI से थोड़ा ब्लॉक हो गया था। मेरा सवाल ये है कि जैसे थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें, आप कहाँ से हैं, आपका तारुफ के साथ। मेरा नाम नजमा नवाज है और मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ वुमेन एंड यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा हेड ऑफिस जामशोरो में है और CPDI का जो जिसके साथ हम काम करें वो हमारे दादू में ऑफिस है, तो हम उसको वहाँ से हम लीड करते हैं।
सर मेरा ये सवाल है कि जैसे हम दो हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं CPDI की, एक हमारा सर्वे फार्म होता है और दूसरा हमारा वर्कशॉप होता है। और जिस हवाले से अगर इस प्रोजेक्ट को हम देखें थोड़ा एक वसी नज़र से, कि क्योंकि इसमें राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो लोग यहाँ पे इस हवाले से अवेयर नहीं हैं, सही है। तो हम जब वहाँ पे जाते हैं, लोकल कम्युनिटी से भी हमारी बात होती है और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनसे हम बात होती है जब सर्वे के दौरान, तो वो हमें वो चीज़ें देने से गुरेज करते हैं। वो कभी कहते हैं ये बंदा नहीं है, ये चीज़ वहाँ पे है, या तो ये है कि पुराने फाइल हमें उठा के देते हैं, क्योंकि उस वक्त हम बिल्कुल 1 या 2 बंदे होते हैं, कोई हमारे पास एक मेच्योर ग्रुप नहीं होता जिसमें हमारा कोई एक मीडिया का बंदा हो जाए, लॉ का बंदा हो जाए, इवन सिविल सोसाइटी के कुछ लोग हो जाएं, तो वो अगर हम सब जाके वहाँ पे जाएं तो शायद हमारा कुछ गवर्नमेंट इदारों के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो मेरा ये है कि CPDI को थोड़ा इस प्रोग्राम को थोड़ा एक वाइडर लेवल पे लेना चाहिए कि हम कोई यूथ ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सकें और इस कंटिन्यू इसको हम कर सकें प्रोजेक्ट को, कि जैसे हमारा बस एक प्री प्लान होता है, वो बजट का एक सर्वे फॉर्म आ जाता है, फिर एक वर्कशॉप होता है, तो ये 2 एक्टिविटीज अगर इस प्रोजेक्ट का हम वतन देखें, विजन देखें, तो ये ब्राइड लेवल पे, ये दूसरे जो NGOs के प्रोजेक्ट है उससे हट कर हैं, क्योंकि हम यहाँ पे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं और उनको सेल्फ डिपेंडेंसी दे रहे हैं। ये नहीं कि हर चीज़ हम करेंगे, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन हम किस तरह से इन्वॉल्व करें, वो किस तरह से अपने इदारों से मालूमात हासिल करें, किस तरह से वो जो भी चीज़ वहाँ से उनकी कुछ स्कीम्स आती हैं उनके बजट में तो होती है, लेकिन उनके पास वो स्कीम्स नहीं जाती। जब हमारे वर्कशॉप होते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि ये रोड हमारा यहाँ पे आधा पे बना हुआ है, आधी चीज़ें यहाँ पे, तो उसको कोई फॉलो अप करने वाला नहीं है। तो इसमें ये है कि CPDI किस तरह से हम उन लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नजमा। नजमा ने बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों की तरफ इशारा किया, एक तो अवेयरनेस लॉ के बारे में और दूसरा लॉ की जो रिस्ट्रिक्टिव नेचर है उसके बारे में, कि लॉ जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है इंफॉर्मेशन देने को, और जब वो जाती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इंफॉर्मेशन लेने तो बहुत से हीले बहानों से जो है वो काम लिया जाता है। इसकी तरफ मेरा इशारा हमारे कोलीग्स ने काफ़ी तफसील के साथ किया है, कमरुन निसार ने भी किया, जलीला ने भी किया, बहराम इसके बारे में कुछ मजीद बात करना चाहते हैं। तो बहराम प्लीज अपना माइक खोल लीजिए और आप रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू सर। एक तो मैं आपके साथ एक वाकया परसों का शेयर करूं। हमारे जो यहाँ सूबाई बजट पेश किया गया था तो हमारी साफ़ी कम्युनिटी ने इस बात पर एहतजाज किया कि जी हमें अभी तक बजट स्पीच और डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जो मीडिया के लिए हमेशा दिए जाते हैं। तो ये एक मतलब इस दौर में भी आज ये चल रहा है। और बाकी एज ए जर्नलिस्ट में अगर शेयर कर लूँ, उस वक्त मेरे एक्सपीरियंस वो बताया तो लॉ के हवाले से हम जहाँ जाते हैं हम उसको वाइट पेपर पर लिख कर देते हैं कि जी हमें RTI लॉ के तहत आप, ये पिछले मैं अगर गलत की 7-8 साल से मैं ये कर रहा हूँ। वो पहले तो 2-3 इधर उधर करते, 2-3 दिन या जानने वाला होता है, बोलते आप इसको साइट पर लग रहे, आपको हम डायरेक्ट इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं कि जी होने के बावजूद जो भी है हमारे पास कानून, ये मतलब एक इट्स अ गुड सिग्नल के हमारे पास है, लेकिन वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने नहीं छोड़ते हैं। और जो है ना मीडिया वालों को बलूचिस्तान में जो है ना बदकिस्मती से मीडिया एक हद का काफ़ी हद तक कंट्रोल है। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो है ना स्पॉन्सर वगैरह सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं हैं, जिनकी वजह से यहाँ मीडिया उस तरह बात नहीं कर सकती है। और बाकी मुनव्वर शाह साहब ने कहा जी बिल्कुल हम करते रहेंगे, करते हैं, और इंशाल्लाह इसको जो है ना लोकल लैंग्वेजेस पर हम आगे ले जाएंगे। और मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम अगर जो दोस्त हमारे यहाँ हैं वो देखते रहते हैं, वो इसी हवाले से है। बस यही मैंने कहना था। थैंक यू। मेरे ख्याल अगर हम एडवोकेसी कैंपेन की बात कर रहे हैं तो अगर मैं आप सारे पैनलिस्ट से पूछूं कि कौन से एडवोकेसी टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करें सक्सेसफुली बलूचिस्तान में, जिसको यूज़ करते हुए हम जो है वो एक सक्सेसफुल एडवोकेसी कैंपेन रन कर सकें,
لا کی موجودہ لا کی ریپیل کے لیے اور نئے لا کی لیجسلیشن کے لیے. آپ اپنا ایکسپیرینس اگر بیان کر پائیں. جی میں بات کر سکتا ہوں جی اس پہ. جی پلیز ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا جو ہمارا کالم ہے کیریکولم ہے سلیبس میں، اس میں ان کو ڈالنا چاہیے کہ یہ ہمارے حقوق ہے اور اس کو شروع آپ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو موڈ آف جو ہے ایڈوکیسی ہے بلوچستان میں، کیونکہ ہم ایک منتشر آبادی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے جگہوں پہ نیٹ نہیں ہے، بہت سارے جگہوں پہ ٹی وی کی سہولیات نہیں ہے، تو وہاں پہ ریڈیو کا ایکسس بہت زیادہ ہے، ایف ایم چینل ہے، ایکسس ہے. اور آج تک جو ہے یہ جتنے بھی لاز بنے ہیں جو پرو پبلک ہے، ان کے بارے میں آپ کو گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی اشتہار نظر نہیں آتا ہے. ایون یہ جو پی ٹی وی ہے، اس میں اشتہار دینا چاہیے کہ یہ آپ کے حقوق ہے، آپ یہ رائٹس جو ہے اپنے حاصل کر سکتے ہو ان اداروں سے. ان کے بارے میں ریاستی سطح پہ باقاعدہ فنڈ مختص کریں، اور جو ہمارے بنیادی حقوق کے آرٹیکلز ہیں ان کی آگاہی مہم شروع کیا جائے وسیع طور پہ، اور اس میں یہ ہمارا جو رائٹ ٹو انفارمیشن بھی شامل ہو. سب اس میں ہے. جیسے اگر فرض کرو مجھے یک بھی نہیں ہے کہ آپ میرے بندے کو کھان لے گئے ہو، آپ کو یک نہیں ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا چاہیے. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے آئین میں موجود ہیں. بنیادی حقوق کے جو آرٹیکلز ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. پی ٹی وی کے سطح پہ، ریڈیو کے سطح پہ، اخبارات میں اشتہارات کے طور پہ. اب پی ٹی اے فرض کرو یہ میسج جو ہے ایس ایم ایس اس کے آتے ہیں کووڈ-19 کے بارے میں، سب سے اچھا ٹول یہ ہے. ہمیں جو ہے ان کو جو ہے پریشرائز کرنا چاہیے کہ جناب آپ دے دیں، ایک آرٹیکل دے دیں، ایک ایس ایم ایس بھیج دیں، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آرٹیکل 19 یہ آپ کا بنیادی حق ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن. آپ کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہو جس کا تعلق پبلک کے ساتھ ہے، جس کا تعلق بجٹ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق آپ کی عام زندگی کے ساتھ ہے. اس کو کرے پی ٹی اے، اس کو کرے. تھینک یو. اچھا سر، اگر میں ڈاکٹر اسحاق صاحب کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس کو تھوڑا آگے لے جاؤں کہ موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے نا، لوکل لینگویجز یا مقامی علاقے جو زبانیں ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ ان کو باقی زبانیں نہیں آتے ہیں. کسی کو اگر بلوچی آتی ہے تو اس کو اردو انگلش نہیں آتے لوکل لیول پر، یا کوئی بھی ہو. آپ لوکل لینگویجز میں جنگلز بنا دیں، اس کو سوشل میڈیا پر چلا دیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، ان کو جو ہے نا اس لیول پر آپ آگے لے جائیں. میں خود جو ہے نا اپنی مادری زبان بلوچی میں کرنٹ افیئر کا پروگرام کرتا ہوں. حالانکہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ پی ٹی وی کا اتنا ورک نہیں ہے، لوگ نہیں دیکھتے، لیکن جو میرے لینگویج کے لوگ ہیں وہ 90% لوگ اس کو آپ مجبوری سمجھے یا جو بھی سمجھے، کہ وہ چاہے آؤٹ آف دی کنٹری ہے یا ود ان پاکستان ہے، وہ یہ دیکھنے پر مجبور ہے. ہمارے پاس سب سے اچھا ٹول لوکل لینگویجز میں، آپ جس طرح بھی ہو، سوشل میڈیا پر بھی ہو، کوئی ٹیکسٹ ہو، اس کو آپ 15 سے 30 سیکنڈ کا کر کے چلا دے، اور آج کل یہ چل جاتے ہیں، تو یہ ہر کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہے نا، ان کا جو ہے نا بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ سرکاری چینل کے لیے تو اس کا اپنا چینل ہے، وہ چلا سکتے، ان کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے جو کہ نہیں ہے. تھینک یو. جی اور کوئی اس پہ بات کرنا چاہے گا؟ جلیلہ آپ بات کرنا چاہ رہی ہو؟ عامر صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. عامر صاحب منور صاحب جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جلیلہ کو میں پہلے ٹائم دے لوں، پھر آپ آ جائیے، پھر آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے. جلیلہ مائک اوپن کر دیں. میں بھی میں بہت ایگری کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب اور بہرام کے سجیشن پہ. سب سے پہلے تو نصاب میں ڈالنا چاہیے بچوں کو. بچے جب پڑھیں گے تو جب وہ اپنے اس ایج میں ہوں گے 18 ایئرس، میں اگر لا اسکول نہیں جاتی مجھے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرے بنیادی حقوق کیا ہے. تو اگر بچوں کو بنیادی حقوق نصاب میں ڈال کے ہر کلاس میں ایک سیکشن بھی پڑھایا جائے تو یہاں پر بہت سارے کرائسس کور ہو جائیں گے. دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور بہرام نے، جو
रेडियो के जरिए है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और इससे लोग सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, अपने गाड़ियों में सुनते हैं, घरों में सुनते हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। व्हेन आई वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक 2018 में, तो हंगर स्ट्राइक खत्म होने के बाद मुझसे कोयले के कान में से एक 50 कारकुन मिलने आए, जिसमें पश्तून थे, हजारा थे, ये बलोच थे, ये उनका एक वफ्द था जो कारकुन और मजदूर थे, वो मिलने आए। और मुझसे उन्होंने ये कहा कि हम कोयले के कान में बैठ के जो रेडियो सेरबीन होता था बीबीसी का, क्योंकि वहां तो टीवी तक तो रसाई नहीं थी, तो वो कहते थे हम ये सुनते थे कि वो पूछते थे कि आया जनरल बाजवा को कोयटा जाना चाहिए या नहीं, कहते हम सब कहते जाना चाहिए। ये जो मालूमात होती है आपके कोयले के कानों तक भी पहुंचते हैं रेडियो से। ये जो इंफॉर्मेशन है रेडियो के जरिए बहुत यूजफुल टूल है। अगर इस पे गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी जो हमारे डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो आई वुड गो फॉर दिस। और मादरी जबानों में होना बड़ा जरूरी है। जी मुनव्वर शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कोविड-19 का जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में एक अच्छा सा तजर्बा उन्होंने किया है। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ने जो कोई इदारा है उसने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जाकर एक सेमिनार किए कम्युनिटी के साथ कि आपने किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, प्रिकॉशनरी मेजर, ये जो लाभ है इसके बारे में अगर कम्युनिटी में जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है या जो हुकूमत की जो भी इदारे हैं ये जाकर लोगों को आगाही की मुहिम कर लें। मिसाल के तौर पर तकरीबन हर बलूचिस्तान की 34 अजला में तकरीबन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की अपनी अपनी ब्रांचेज हैं, उनके ऑफिसेज हैं। तो वो ऑफिसेज अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो और सब डिवीजन लेवल पर हो और तहसील लेवल पर हो, एक छोटे छोटे सेमिनार करे जिसमें ये कह रहे कि हुकूमत ने मुफाद अम्मा के लिए कवानीन बनाए हैं, तो वो भी एक मौसर जरिया होगा। अब जाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अपने फेसबुक का भी वो उनके पास मेरा ख्याल अकाउंट खोला हुआ है। अगर वो फेसबुक पे भी ऐसे प्रोग्राम चलाए जिस तरह जलीला साहिबा ने कहा कि लोग दूर तक रसाई हो जाती है सोशल मीडिया के तहत, तो ये भी एक अच्छा मौसर जरिया होगा। और क्वेटा में जो हाल ही में अभी कोविड-19 के दौरान सिविल डिफेंस वालों ने जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में आगाही के प्रोग्राम जो कैंपेन की वजह से ये कि हमें इस बीमारी से दूर रखने के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं या पड़ेंगे और उनके जो अगर न लेने पर क्या असरात होंगे। तो इसी तरह अगर इसी लॉ के तहत जो आरटीआई का लॉ है या जो मौजूदा एग्जिस्टिंग लॉ है इसके बारे में इस तरह यूनियन काउंसिल की सतह पे मतलब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ज़ाहिर इसका कस्टोडियन है, तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अपने जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होते हैं वो अपने ऑफिस के जरिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रोग्राम, तो तब भी आगाही हो सकती है। ये मेरा ख्याल एक मौसर है। जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर शाह साहब। हमारे पास वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि सारे जो पैनलिस्ट हैं उस पर अगर मुख्तसर तौर पर रिस्पॉन्ड कर दें। वो ये है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाना चाह रहे हैं आरटीआई लॉ के लिए बलूचिस्तान में और इसको एक तहरीक की शक्ल देना चाह रहे हैं, तो हम जो आरटीआई के फ्रेंड्स हैं बलूचिस्तान में या आरटीआई चैंपियंस हैं जो बलूचिस्तान में या जो इस काज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम कैसे ढूंढें और उनको कैसे आइडेंटिफाई करें जो आरटीआई फ्रेंड्स हैं बलूचिस्तान में? अगर सारे एक एक मिनट के लिए इस पर रिस्पॉन्ड कर दें तो हमारी बड़ी गाइडेंस हो जाएगी। इसमें आमिर साहब मैं आपको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी इस बात पे। मेरी आवाज आ रही है कि हम चैंपियंस कैसे ढूंढ सकते हैं? तो हम जितने भी पैनलिस्ट आपके साथ अभी मौजूद हैं, मेरे ख्याल में हमारी कम्युनिटी के अंदर जड़े हैं, हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो जो लिस्ट है वो मेरे ख्याल में हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सबसे बेटर होगा क्योंकि हम लोगों को जानते हैं, उनकी कैपेसिटी को, उनके थॉट्स को, तो वो लिस्ट मेरे ख्याल में हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर दोस्त मेरे साथ एग्री करें। ठीक है।
I would love to get engaged with this. اور ہمارا جو فرنٹ ہے اس کے خواتین اور ہمارے جو ایک ہمارا پورا ایک اسٹڈی سرکل کا گروپ ہے جس میں more than 200 لوگ ایڈڈ ہے، جس پہ ہم بات چیت کرتے ہیں کتابوں پہ اور لاز پہ، ہر چیز پہ، تو وہ انگیج ہو سکتے. وہ بڑے انٹلیکچوئل لیول کے لوگ ہیں، دانشور ہے، ایکٹیوسٹ ہے، کوئٹہ بلوچستان بھر میں بیسڈ ہے وہ لوگ. تو اس کو مطلب میرے سائڈ سے تو میں ان کو انگیج کر سکتی ہوں. اور جو ڈیجیٹل فورم ہے اس پہ بھی اویئرنیس کمپین میں جیسے ویلاگ اور بلاگنگ ہو جائے تو اس پہ بھی میں کام کر سکتی ہوں اور ہمارے ساتھی بھی کر سکتے ہیں. جی بہرام. عامر صاحب، اچھا بہرام صاحب بولے پھر میں بات کروں. بہرام مائک اپنا کھول لو پہلے. جی سر، تھینک یو سر. جس طرح قمر نساء اور میڈم جلیلہ نے کہا اسی طرح بالکل ہی آواز تو یہی لوگ ہیں، اور اس کے جو کیمپین چلائیں گے اس کے طریقہ کار کے مطابق اس کو آگے لے جائیں گے. اور جو میرے پاس ٹولز ہیں، میں ٹی وی پر بھی آتا ہوں، ریڈیو پر بھی آتا ہوں، میں اپنے پروگرام میں ان کو لیتا رہوں گا. لیکن میں نے جسے اپنے شروعات میں کہا تھا کہ کوئی بھی قانون ہوگا وہ صوبے میں گڈ گورننس کے تحت ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ ہماری ایک بدقسمتی ہے، پچھلے 6 سال سے ہمارے یہاں 4 سے 5 سی ایم آئے ہیں. تو گڈ گورننس ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اور جو کرنے والے ہیں ان کو کون سمجھائے گا کہ یہ کتنی ضرورت ہے اس چیز کی بلوچستان میں. تھینک یو. جی منور صاحب. عامر یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس وقت ارچے کے علاقے میں نے مختلف ہے فنڈ. اگر بلوچستان میں جو جتنے ارچے کام کرنے والے جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، اگر وہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی اپنا لیں میں خیال وہ مؤثر ہوگا. وہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ بھی ان سے رابطہ قائم کریں گے، تو یہ ہو جائے گا کہ بجائے کہ ہم صرف کہ جو صوبائی پروونشل کیپٹل ہے اس سے ہٹ کر ہم انٹیریئر میں بھی مختلف اضلاع میں مسئلہ پروگرام کر سکتے ہیں. جو بھی ادارے اگر کہ جوائنٹ اسٹریٹجی کے تحت کام کر لے میں خیال یہ پیسہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اپنے فرینڈس ڈھونڈنا چاہیں تو ہم کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ اوکے، ڈاکٹر صاحب شاید نہیں ہے یا آواز نہیں سن رہے. تو میرا خیال ہے جی ڈاکٹر صاحب ابھی آ رہی میری آواز؟ آ رہی آواز؟ ابھی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. جی. تو میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی آپ دوستوں کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے جو آئین نے ہمیں دی ہے. ہمیں ہر سطح پہ اس کے لیے لابنگ کرنا چاہیے، شعور و آگاہی لوگوں کو دینا چاہیے، اور ایک ایسا پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اس قانون میں جو بالخصوص بلوچستان میں موجود ہے اس میں مزید جو ہے ریفارم ہو، اس کو زیادہ ایفیکٹو طریقے سے جو ہے بنایا جائے تاکہ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوں. اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو اپنے تحریر میں بھی لائیں گے انشاءاللہ. ہم لکھتے رہتے ہیں. ہمارا ایک آرگن ہے جو ہر ایک مہینے شائع ہوتا ہے ہماری پارٹی کا، جس کا نام جود ہے. ہم اس میں بھی لکھتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو آرگن ہے وہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہیں ان سب کے پاس جاتا ہے، دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم دیتے ہیں. تو ہم اپنے سلسلے سے میرے ذہن میں باتیں آ رہی تھی بیسک انفارمیشن سیکرٹری، انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے پھیلائیں گے. اور جو ہمارا ویب پیج ہے بالخصوص ہمارے پارٹی کا، اس کے بھی کافی ممبران ہیں جنہوں نے اس کو لائک کیا ہوا ہے. ہمارا اپنا جو فیس بک ہے، تو ہم اپنے جو حصے کا چراغ جلانا شروع کریں، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اور میرا خیال ہے کہ اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس میں بڑی خوشی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پینلسٹ تھے اس میں مکمل طور پہ کنسنسس ہے کہ جو بلوچستان کا لا ہے وہ ایک ویک لا ہے اور بہت ضرورت ہے. پہلے ہم نے ہیومن رائٹس کو اپنے حاصل کرنا ہے، یا جو ہے ہم نے ٹرانسپیرنسی حاصل کرنی ہے گورنمنٹ کے معاملات میں، اس میں خاص طور پہ جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس پہ ٹرانسپیرنسی حاصل کرنی ہے. تو ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں ایک اسٹرانگ رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا چاہیے بلوچستان میں.
اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام پینلسٹ جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ اس کے جو ہم ایک اس کو کمپین کی صورت دینے جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم سب ملیں گے تو ہم بہتر طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ بات کر سکیں گے اور بہتر طریقے سے سمجھا سکیں گے تمام اہل دانش کو جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں کہ نئے لا کی ضرورت کیوں ہے اور ٹرانسپیرنسی کی ویسے اوور آل کیوں ضرورت ہوتی ہے، جو ہم ان کو بتا پائیں گے۔ میں آپ سارے پینلسٹ کا انکلوڈنگ جلیلہ حیدر صاحبہ، بہرام بلوچ، قمر النساء صاحبہ، سید محمد شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب لوہی صاحب، آپ سب کا جو ہے وہ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اس ویبنار پہ ہماری ریکویسٹ پہ، اور آپ نے اپنا ٹائم دیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ جو ہے نا اس کے فالو اپ میں ہم آپ سے جو ہے وہ مزید گائیڈنس لیتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی تمام پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے اس ویبنار میں شرکت کی اور ہمیں جو ہے وہ اپنے مختلف سوال پوچھے اور ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کیا، تو بہت بہت شکریہ۔ ابھی ایک کویشچن آیا ہے لیکن میرا خیال اب ہم اس کو ختم کر چکے ہیں، تو یہ کویشچن ہم پھر اگلے سیشن میں لے لیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس کے ساتھ ہی میں اس ویبنار کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ شکریہ سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔